आप सबका स्वागत है चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अब परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ गई है, तो बात जो है वो इतिहास की कर लेते हैं। अब जो क्या है कि इतिहास तो अपने आप में इतिहास है, बड़ा लंबा पार्ट है, तो अपन किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक क्या ज़्यादा पढ़ना है उसके ऊपर अपन क्या है चर्चा कर रहे हैं। तो इतिहास में हम बात कर रहे हैं कहाँ के इतिहास की? राजस्थान के इतिहास की। अब राजस्थान के इतिहास के अंदर क्या है कि राजस्थान के इतिहास का जो सिलेबस है वो दो तरीका है। दो तरीके का कैसे है कि एक तो वो वाला पार्ट हमारे लिए है जहां हमें पढ़ना क्या है कम, लेकिन वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने का एरिया क्या है ज्यादा है। और इसके अलावा एक पार्ट ऐसा है जहां पढ़ना ज्यादा है लेकिन वहां एग्जाम में क्वेश्चन आने का एरिया क्या है कम है। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जहां कम पढ़ के भी आप अच्छे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने राजस्थान के इतिहास का उठा के क्या पढ़ लिया, एकीकरण। मतलब एकीकरण पढ़ा मतलब हमारे एग्जाम के क्वेश्चन की मेहनत फिक्स हो गई। अब एकीकरण ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वक्त लग रहा है या समझने में कहीं कट नहीं आ रही, बड़ा आसान टॉपिक है, दिमाग के अंदर सेट किया 100% एग्जाम में क्वेश्चन एकीकरण से बनेगा, अपना 100% सही होगा वो। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं कि हमने सिलेबस में से उठा के 1857 की क्या पढ़ ली, क्रांति। अब क्रांति पढ़ी मतलब अपन कंफर्म है कि यहाँ पे भी हम एग्जाम के क्वेश्चन की मेहनत जो है कर चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें कि राजस्थान के इतिहास में कौन सा चैप्टर आपको अच्छा पढ़ना है, प्रजामंडल। अभी एग्जाम के अंदर कंटिन्यूस जो है वो प्रजामंडल से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। और प्रजामंडल तो वो पार्ट है जो आपको अभी वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन देने वाले हैं, 3 क्वेश्चन जो है वो प्रजामंडल के इतिहास से मिलेंगे। और प्रश्न कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि बहुत सारे प्रजामंडल है, उनकी स्थापना की ईयर है, प्रजामंडल है, उनके संस्थापक है, और बहुत सारे व्यक्तित्व जो हैं, जो नेता हैं, वो अलग अलग प्रजामंडल से क्या है जुड़े हुए हैं। तो कौन सा व्यक्तित्व किस प्रजामंडल से संबंधित था या नहीं था, ऐसा प्रश्न भी पेपर के अंदर पूछते हैं। और ये 3 क्वेश्चन का पार्ट है क्योंकि इसमें प्रजामंडल नहीं, इस पार्ट के अंदर कुछ प्रजामंडल और उस रियासत में जो आधुनिक जमाने में जो भी घटनाक्रम हुआ है, कोई रचनाएं प्रकाशित हुई है या कोई समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं या इनमें कौन सी घटनाएं घटित हुई, वो सब पेपर के अंदर पूछी जाती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं किस आंदोलन की, तो अगर मैं बात करूं किस आंदोलन की, जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन उठाया हमने पढ़ा भी, 3 ही गिनती के बड़े आंदोलन है। एक तो गोविंद गिरी वाला भगत आंदोलन है, तेजावत जी वाला जो है वो भोमट बिलिया एक के आंदोलन है, और एक मीणा आंदोलन है। यानी 3 आंदोलन, मान लीजिए 1 या 2 प्रश्न जो है, और बड़े आसान चीजें हैं, और वहां से भी एग्जाम के अंदर 1 या 2 प्रश्न हमारे हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं किस चैप्टर की, किसान आंदोलन। अब देखो क्या है कि किसान आंदोलन थोड़ा सा मेजर टॉपिक है, लेकिन ये ऐसा पार्ट है जहां आप जैसे मोस्टली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आजकल कुछ छोटे आंदोलन भी है, जैसे मेवाड़ से संबंधित एक जाट किसान आंदोलन है जो मात्र कुंडिया से हुआ था। भरतपुर के अंदर भी किसानों ने आंदोलन किया था 1931 के अंदर, भोजी लंबरदार के नेतृत्व में। एक मेवात या मेव किसान आंदोलन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। वहां पे एक मोहम्मद हादी करके या मोहम्मद अली करके जो वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अंजुमन खादिम उल इस्लाम कमेटी का गठन किया था 1932, ये चीज भी एग्जाम के अंदर बहुत पूछी जा रही है। बाकी बिजोलिया अपने आप में मेजर है, और किसान आंदोलन के अंदर कुछ किसानों और कुछ महिलाओं के नाम भी वहाँ पे मौजूद है। तो किस महिला का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था, नहीं था, या कौन सा नेता या कौन सा किसान उस आंदोलन से संबंधित है या नहीं है। और बहुत सारी घटनाएं जो है, जैसे अपन बिजोलिया को छोड़ दें तो जैसे बेगू के अंदर गोविंदपुरा वाला केस हुआ था 13 जुलाई 1923, रूपा जी कृपा जी वहाँ पे क्या होता है शहीद। जैसे बूंदी के अंदर हुआ था डाबी केस 2 अप्रैल 1923, जहाँ नानक भील जो है वो झंडा गीत गाते हुए क्या हुए थे, शहीद हुए थे। झंडा गीत लिखा था विजय सिंह पथिक ने, और झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए नानक भील डाबी केस के अंदर। और इस नानक भील की याद में भी एक अर्जी नामक गीत जो है वो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा। जैसे एक निमोचना केस, निमोचना केस की डेट अक्सर एग्जाम में आती रहती है कि निमोचना केस जो है अलवर किसान आंदोलन से संबंधित 14 मई 1925। बिजोलिया के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन था वो सीकर किसान आंदोलन है। यहाँ से भी एग्जाम में एक प्रश्न पूछते हैं कि कुदन गांव की घटना पेपर के अंदर प्रश्न ले आती है जो 25 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इस घटना के विरोध में 26 मई 1935 क्या बनाया गया था, सीकर दिवस बनाया गया था। और एक ध्यान रखना कि यहाँ पे किशोरी देवी का नाम भी मेंशन होता है, जिसने 10,000 महिलाओं को 1934 में कटरातल गांव में क्या किया था, इकट्ठा किया था, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे 2 पर्चे बटे हैं, एक तो ऊपरमाल का डंका जो बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने, एक पोपाबाई की पोल जो जयनारायण व्यास ने मारवाड़ किसान आंदोलन के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें राजस्थान में किससे संबंधित, सभ्यता से संबंधित। अब सभ्यता भी है जो गिनती की 5 तो बड़ी सभ्यता, कुछ छोटे मोटे केंद्र सभ्यताओं की ओर है। तो 5 बड़ी सभ्यताओं में जैसे हम बात करें
किस सभ्यता से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है? कालीबंगा। और अभी तक कंटिन्यू एग्जाम के अंदर तो यही पूछा है कि कालीबंगा का खोजकर्ता कौन है, कालीबंगा के उत्खनन से कौन संबंधित है या नहीं है। लगातार इसी तरह का प्रश्न आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इस बार कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, इसके अंदर की डिटेल जो है वो तुम्हारे को पूछेगा। जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलना है, यहाँ पे बालक की खोपड़ी में 6 छेद थे, एक आदमी कहता है कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है जो दशरथ शर्मा ने कहा था। इस टाइप की लैंग्वेज वाला क्वेश्चन एक जरूर बनेगा। इसके अलावा एक सभ्यता जो है वो कौन सी है? आहड़। ठीक है, आहड़ में इस सभ्यता के उपनाम याद रखने, ताम्रवती नगरी कहते हैं, बनास संस्कृति कहते हैं, आगाट घाट या आगाटपुर कहते हैं। इस सभ्यता को धूलकोट नगरी भी कहते हैं। धूलकोट का मीनिंग होता है मिट्टी का टीला। धूलकोट का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का टीला। तो एग्जाम में ऐसी भी लाइन बन जाएगी कि मिट्टी का टीला नाम से कौन सी सभ्यता फेमस है, तो आप बताना कौन सी सभ्यता फेमस है। आहड़ सभ्यता फेमस है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इस आहड़ से जुड़ा हुआ एक केंद्र ऐसा है, ये इस बार सिलेबस में हाईलाइट भी कर रखा है। कौन सा? बालाथल। 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। बालाथल जो वल्लभ नगर उदयपुर में है, बेडस नदी किनारे, वी एन मिश्र ने इसका पता लगाया था। यहाँ पे 11 कमरों का भवन, पद्मासन मुद्रा का एक नर कंकाल, 5 लोहा गलाने की भट्टिया, सूती वस्त्र का क्या मिला है? साक्ष्य। इसके अलावा बनासियन बुल मिलना। बनासियन बुल जो है पक्की मिट्टी या टेराकोटा का बना। ये ध्यान रखना, यहाँ पूछेगा कि बनासियन बुल जो है आहड़ के कौन से केंद्र पे था, तो अपने को बताना कौन से केंद्र पे है। बालाथल। और ये बनासियन बुल जो है वो किसका बना है, तो अपने को बताना कि पक्की मिट्टी या टेराकोटा का बना क्या मिला है? बनासियन बुल। इसके अलावा हम बात करें किस सभ्यता की? गणेश सभ्यता की। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, ताम्र संचयी सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर। यहाँ सबसे इंपोर्टेंट चीज मिली है मछली पकड़ने का कांटा। इसी तरह अगर हम बात करें किस सभ्यता की? बैराट जो मौर्य काल, महाभारत काल, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहाँ बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, मोती डूंगरी सभ्यता के क्या रह चुके हैं? केंद्र रह चुके हैं। शैल चित्र के क्या मिलना है? यहाँ पे प्रमाण मिलना। चीनी यात्री हैंसांग यहाँ घूमने आता है, गोल मंदिर के प्रमाण देखने आता है। यहाँ पे एक रहस्यमयी शंख लिपि के भी क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि बैराट में जो 36 चांदी के सिक्के मिले हैं उनका क्लासिफिकेशन जो अपन ने क्लासरूम के अंदर पढ़ा है वो भी कभी कभी पूछेगा, क्योंकि वहां पे यूनानी राजा मिनांडर जिसके 16 सिक्के जो है वो कहाँ से मिले हैं? बैराट से। बाकी कुछ छोटे छोटे केंद्र है, जैसे नोहा भरतपुर है, इसवाल उदयपुर है। ठीक है, इसके अलावा ओजियाना बिलवाड़ा है, रेड टोंक के अंदर है, नगरी चित्तौड़ के अंदर। ये केंद्र भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें इस पार्ट के अंदर, तो इस बार सिलेबस के अंदर एक पार्ट ऐसा भी जोड़ा है। क्या जोड़ा है? राजस्व एवं प्रशासनिक शब्दावली करके। देखो कुछ बातें जो हैं हमने यहाँ किसान आंदोलन के साथ पढ़ी थी। देख कुछ जैसे मेजर वर्ड कुछ ऐसे आते हैं, जैसे एक वर्ड जो है वो क्या आता है? अड़सट्टा। कभी कभी एग्जाम में आता है कि जयपुर रियासत से संबंधित, जयपुर रियासत से संबंधित जो भूमि रिकॉर्ड है वो क्या कहलाता है? अड़सट्टा कहलाता है। इसके अलावा इस वाले पोर्शन के अंदर एक तो ये ध्यान रखना कि अलग अलग रियासतों के अंदर, हमने क्लासरूम के अंदर पढ़ा था कि अलग अलग रियासतों के अंदर अलग अलग सामंतों की क्या चली है? श्रेणी। जैसे दाई बाई ये अपन ने पढ़ा था जैसलमेर के अंदर। जैसे अपन ने पढ़ा था देशती और हजूरती करके, वो था कोटा के अंदर। जैसे ताजिमी और खास चौकी था जयपुर के अंदर। मेवाड़ के इतिहास में तो सामंतों की श्रेणियों को उमराव कहा गया है, प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी। प्रथम श्रेणी के 16 उमराव थे, 32 थे सेकंड श्रेणी, और थर्ड वाले तो जो थे वो 100 से अधिक थे। ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब एक पोर्शन ऐसा, ये तो वो वाला पार्ट है जहाँ पढ़ना कम है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं ज्यादा। अब ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ हमने पढ़ाई को ज्यादा करनी पड़ती है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आने का एरिया क्या है? कम है। अब ये वाला पार्ट कौन सा है वो देखो। तो ये वाला पार्ट जो है वो असल में किससे संबंधित है? राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजवंश से संबंधित है। अब राजवंश से संबंधित पार्ट में क्या क्या है, तो हमें एक तो कंफर्म करना है कि एक पार्ट जो है वो किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश तो हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो देंगे ही देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे लिए एक पार्ट ऐसा भी है जो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? चौहानों से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब यहां से बात जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? मेवाड़ से। देखो मेवाड़ जो है अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। अब ये ऐसा पार्ट है जहां हमें पढ़ना बहुत ज्यादा है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आने का एरिया क्या है? बड़ा कम है। लेकिन 4 बड़े राजा, जिनमें से एक कौन है? महाराणा कुंभा। एक जो है वो कौन है? महाराणा प्रताप। एक जो है महाराणा सांगा। और एक प्रश्न जो है वो महाराणा कहां से निकलता है? राज सिंह से। अब इनकी थ्योरी भी बहुत बड़ी है, अपने आप में बड़े लेंदी राजा हैं, इनके काम बड़े अच्छे हैं। ठीक है, और बड़े ऑलराउंडर राजा हैं। लेकिन ये 4 आदमी अपने आप में बहुत बड़े हैं, 4 महान राजा हैं। लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा केवल 1 या 2 के ऊपर। तो लेकिन ये 4 टॉपिक तो अपने को कंठस्थ करने ही है, प्रताप, सांगा, राज सिंह और महाराणा कुंभा।
इन चारों में से 2 प्रश्न जो है हमें एग्जाम के अंदर मिलते हैं। इसी तरह मैं बात करूं कौन से वंश की, राठौड़ों की बात करूं तो राठौड़ों के अंदर भी 2 तो बड़े मेजर शाखाएं हैं। एक तो है जोधपुर और एक राठौड़ों की ब्रांच जो है वो कहाँ चली है, बीकानेर के अंदर। और जोधपुर के अंदर तो अपने आप में एक तो बड़े आदमी कौन है, मालदेव, और एक बड़े आदमी जो है उनका नाम क्या है, चंद्रसेन। हमें इतिहास के अंदर मालदेव और चंद्रसेन के बारे में तो बात याद करनी ही करनी, ये दिमाग में रखना। इसके अलावा बात बीकानेर की करूं तो बीकानेर के इतिहास से एक तो महाराजा किसके बारे में बात पढ़नी है आप लोगों को, राय सिंह के बारे में। एक बीकानेर के इतिहास में इतिहास पढ़ना है महाराजा अनूप सिंह का, और एक लास्ट में हमें इतिहास किनका भी देखना है, गंगा सिंह। ये 3 कैरेक्टर जो बीकानेर के इतिहास से है वो एग्जाम के अंदर अपना एक आधा प्रश्न ले आते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किस वंश की, तो वो वंश कौन सा है, कछवाहा वंश। कछवाहा वंश के अंदर ही बड़े बड़े राजा हैं और आए दिन यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनमें जो है बात पढ़नी है आपको मान सिंह की, एक बात जो पढ़नी है आपको किनकी, मिर्जा राजा जय सिंह की। इसके अलावा एक बात पढ़नी है आपको किनकी, सवाई जय सिंह, और एक राजा जो है वो नाम है क्या, प्रताप सिंह। तो मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह और प्रताप सिंह, ये 4 कैरेक्टर आपको पढ़ने। 4 में से आपको 100% किसी एक व्यक्ति के ऊपर प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कुछ छोटे वंश, जैसे हम यहाँ राजवंश के अंदर पहला पॉइंट अपन ने लिखा था गुर्जर प्रतिहार, 100% एक क्वेश्चन जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से आता है। इनका मैटर भी बड़ा शॉर्ट है और आए दिन एग्जाम के अंदर एक प्रश्न मिलता है। जैसे हम बात करें किनकी, चौहानों की, तो चौहानों के अंदर भी कुछ बड़े नाम आपको पढ़ने हैं। जैसे मैं ओरली बोल दूं, विग्रहराज चतुर्थ जिसको बिसल देव कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। रणथंभौर के अंदर आपको पढ़ना हमीर चौहान, जालोर के ऊपर पढ़ना आपको कानड़देव चौहान। और जो चौहानों की ब्रांचेस जो है, हाड़ौती के चौहानों का संस्थापक कौन है, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है, सपाल दश के चौहानों का संस्थापक कौन है, अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है। ये जो चौहानों की ब्रांच चली, जैसे नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन है, जो चौहानों की शाखा है उनमें सबसे प्राचीन शाखा नाडोल के चौहानों की है, जिसका संस्थापक लक्ष्मण चौहान करके था। तो एक आधा प्रश्न इस टाइप का बनेगा। बाकी ये ऐसा चैप्टर जहाँ पढ़ना बहुत ज्यादा है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आने का एरिया क्या है, कम है। इससे बढ़िया तो आप इन वाले चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करो। एकीकरण क्या है, क्रांति क्या है, प्रजामंडल क्या है, सभ्यताएं क्या है, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, इनकी इस दौरान जो जो भी राजनीतिक संगठन बने वो पढ़ो, कौन कौन से अखबार निकले वो पढ़ो, महिलाओं के नाम के बारे में पढ़ो, राजस्व और प्रशासनिक शब्दावली, ये वर्ड आप क्या करो, याद करो। ये बड़ा बेनिफिशियल पार्ट है। और आपके एग्जाम में अगर 15 प्रश्न आ रहे हैं तो मान के चलना कि लगभग ये ऐसा पोर्शन है जो आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन दे देगा, 12। बाकी 3 या 4 क्वेश्चन के लिए 3 या 4 क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा मैटर पढ़ना पड़ता है, राजवंश वाला। अगर लग रहा है कि समय कम है या वैसे तैयारी आपकी परफेक्ट होगी तो फिर भी आप ध्यान रखना पढ़ते वक्त उस वाले पार्ट पे अपने को कम फोकस करना है, इस वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना, और इस पार्ट को इतना टाइम देना कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम अटेंड करेंगे और चीजें कुछ फिक्स है। राजनीतिक संगठन वाले प्रश्न बनते हैं, समाचार पत्रों के प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा महिलाओं से संबंधित क्या बनेंगे, प्रश्न बनेंगे, जो घटनाएं आती है, ताशिमो कांड क्या है, निमूशना क्या है, डाबी क्या है, रास्तापाल क्या है, ये सारी घटनाएं, कुछ दिवस भी इस इतिहास के अंदर मिलते हैं, वो भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये मोटे मोटे तौर पे क्या है, राजस्थान के इतिहास की बात है। अब तो 4 या 5 दिन ही आपके पास बचे होंगे, तो लेकिन बड़े बड़े तौर पे आप इतिहास को ऊपर से देखो, अपना काम क्या है यहाँ से 100% हो जाएगा। तो बात L2 के अंदर, और L2 के अंदर भी जो SS से संबंधित है हम केवल उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और SS के अंदर भी जो बात है वो हिस्ट्री की है, और हिस्ट्री में जो इतिहास है वो कहाँ का इतिहास है, इंडिया का इतिहास। देखो क्या है कि इस बार आपके SS के अंदर क्या है, टॉपिक कम है लेकिन क्वेश्चन आएंगे पूरे 15। मतलब टॉपिक जो है थोड़ा सा डेप्थ जा सकता है, उसे घबराने का अपनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब टॉपिक ही कम है, पढ़ना ही कम पड़ रहा है, तो जो टॉपिक बचे हैं उनको थोड़ा डेप्थ पढ़ो तो अपना काम वैसे भी हो जाएगा। अब देखो क्या है कि टॉपिक कौन कौन से हैं, तो टॉपिक के अंदर एक पार्ट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता। 2 तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, या तो कोई चीजें तुम्हारे को सीधी पूछ लेगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम का प्रमाण कहाँ मिला है, टेराकोटा का बना हल कहाँ है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ है, कांसे की डांस वाली मूर्ति कहाँ है, तांबे का बना रथ हमें कहाँ मिला। कोई ऐसा फेंक देगा और आपको सीधा पूछेगा कि सिंपल सा बताओ कि हमें कहाँ मिला है। और एक प्रश्न जो है वो कथन के ऊपर आना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, या कथन कारण निष्कर्ष वाले प्रश्न जो हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता बड़ा आसान चैप्टर है, कोई विशेष इसमें घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक तो ध्यान रखना, शंख की बनी वस्तुओं के लिए, शंख की बनी वस्तुओं के लिए 2 चीजें फेमस थी, एक थी नागेश्वर और एक था बालाकोट, जो पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ शंख से बनी वस्तुएं पूछी जाती है। इसके अलावा एक कार्निलियन याद रखना, जो मन के बनाने में क्या आता है, काम आता है। एक फायोन्स याद रखना, जो चिपचिपे पदार्थ का बना, जिससे एक पात्र बनते थे तरल पदार्थ रखने के लिए, ये चीजें। और कुछ बुक्स जो है वहां पूछी जाएगी। 2-3 किताबें मैं आपको बता दूं, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एक बुक का नाम क्या है,
द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जिसका राइटर है एस.आर. राव। एक बुक है द अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। एक बुक क्या है? द अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, जिसके राइटर है अर्नेस्ट मैके। एक बुक है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। ये मोहनजोदड़ो एंड द अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो बुक है वो लिखने वाले हैं जॉन मार्शल। तीन किताबें याद रखनी है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एस.आर. राव, ठीक है। इसके अलावा एक बुक थी द अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ये बताना हमें अर्नेस्ट मैके। मोहनजोदड़ो एंड द अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पूछे तो आप नाम बता दोगे जॉन मार्शल, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर के ऊपर, तो आपके सिलेबस में इस बार जो सेकंड चैप्टर था वो कौन सा था? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की जानकारी हमने शुरू की थी वेदों की जानकारी से। तो वेदों की जानकारी के अंदर ध्यान रखना, वेद 4 हैं, हर वेद का उपवेद होता है, हर वेद का पुरोहित अलग अलग है, हर वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ ध्यान रखना कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथ को सुमेलित करने वाला प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, या हो सकता है कि इनको युग्म असंगत है या संगत करके कोई क्वेश्चन दे दे। तो 4 वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों के नाम आपको क्या रखने हैं? याद रखना है। उसके बाद ऋग्वेद के अंदर कहाँ गायत्री मंत्र का जिक्र है? सबसे इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद के 7वें मंडल में पुरुषनी यानी रावी नदी किनारे दास राज्य युद्ध का वर्णन है, जिसमें भरतवर्ष का राजा था सुदास, और उससे 10 राजा युद्ध लड़ते हैं, जिसमें 5 आर्य 5 अनार्य। वहां एक पंचजन वाला हमने याद रखा था कि यहाँ एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि पंचजन में कौन शामिल है या नहीं है। तो वैदिक सभ्यता संबंधित प्रश्न आपको याद रखना है। और वैदिक सभ्यता में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बागोश गोई का शिलालेख। बागोश गोई का शिलालेख जो तुर्की में मिला है, वो बागोश गोई का शिलालेख है ऋग्वेद काल का, जिसमें 4 देवताओं के नाम है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। वहां एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि किस देवता का नाम है या नहीं है, ये दिमाग के अंदर रखना है। इसके अलावा एक जो आपके चैप्टर था वो है बौद्ध धर्म और किससे संबंधित है? जैन धर्म। बौद्ध धर्म के 2 क्वेश्चन मानना, जैन धर्म के कितने मानना है? एक जैन धर्म में बड़ी लिमिटेड बातें हैं, लेकिन वहां पे ध्यान रखना कि एक तो आगम शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। प्रारंभिक आगम तो संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन अधिकांश आगम जो है वो लिखे गए आगे प्राकृत में। आगम जैन धर्म से संबंधित साहित्य को कहा जाता है आगम। इसके अलावा जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में याद रखना, वहां पे एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है शादवाद। कुछ वर्ड वहां लिखे गए हैं, आश्रव क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है। और इसके अलावा जो जैन धर्म में हमने कुछ तीर्थंकरों के चिन्ह लिखे थे कि ऋषभ देव जी का चिन्ह कौन सा है, हरीश नेमी जो है वो किसके समकालीन है, पारसनाथ का चिन्ह कौन सा, अजित नाथ का चिन्ह कौन सा, महावीर स्वामी का चिन्ह कौन सा, महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन है, पहली शिष्या कौन है। ये कुछ बातें जो हैं वो इस तरह के एग्जाम के अंदर पूछी जाती। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दिगंबर, श्वेतांबर वगैरह हमने पढ़ा। और जब जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ा था तो एक इंडेक्स बनाई थी दोनों को लेके। महात्मा बुद्ध लिखा एक साइड, महावीर स्वामी जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, मृत्यु स्थान, पिता माता, बचपन का नाम, पुत्र पुत्री, ग्रह त्याग, आयु वगैरह, कौन से पेड़ के नीचे उपदेश, कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति, पहला उपदेश का, दोनों का कॉम्बिनेशन हमने साथ में लिखा था। 100% उस टेबल से आपको एग्जाम में एक प्रश्न बनेगा, 2 प्रश्न बनने चाहिए। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में एक तो देवियां याद रखनी है, गजलक्ष्मी है, मरीचि है, एक है शाल भुंजिका करके। इसके अलावा इस बौद्ध धर्म के अंदर त्रिपिटक वर्ड याद रखना, ये प्रश्न दे सकता है। त्रिपिटक 3 है, पाली भाषा में त्रिपिटक शब्द जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटकों के अंदर 3 पिटक, सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अभिनव पिटक। इनमें क्या है वो सब आपको पता है। इनका संकलन करता कौन क्या है, किस किस बौद्ध संगति में इसका संकलन हुआ, ये सब भी हमने पढ़ा है। और सुत्त पिटक में भी ध्यान रखना कि वो अपने आप में 5 भागों में डिवाइड है। वहां पे याद रखना एक तो अंगुत्तर निकाय, सुत्त पिटक का एक भाग क्या है? अंगुत्तर निकाय, जिसमें हमें पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और एक याद रखना खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय इसलिए याद रखना क्योंकि उसमें एक तो जातक कथा है जो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कहानियां हैं। और वहां एक वर्ड आप लोग याद रखना कि उस खुद्दक निकाय के अंदर एक थेरी गाथा भी है। थेरी गाथा जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी जो पाली भाषा में गीत गाए थे उनको क्या बोलते हैं? थेरी गाथा। बौद्ध धर्म में एक वर्ड और याद रखना, थेरी क्या है? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं? थेरी। पहली थेरी थी प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की मासी भी थी, लालन पालन वही करती महामाया के बाद। इसके अलावा बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली भी पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। और महात्मा बुद्ध की शिष्या भी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। यहाँ और जब बौद्ध संगतियां हैं, 4 बौद्ध संगतियां, पहली कहाँ, किस राजा के जमाने में, अध्यक्षता कौन, हमने याद रखने का एक तरीका भी, एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई थी, वो सारी दिमाग के अंदर रखना, उस जगह से एग्जाम में एक प्रश्न बनेगा। इसके बाद सिलेबस में दिया गया था मौर्य काल और एक अशोक का क्या दिया गया है? धम्म। ये पूरा ही है राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, मतलब ओवरऑल इनके सबके बारे में पढ़ना है। तो प्रशासन के बारे में आप लोग मेन पढ़ना कि मौर्य काल के प्रशासन के अंदर कौन सा अधिकारी जो है वो कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित है। और एक प्रश्न जो है वो आपको मिलेगा अशोक के धम्म से संबंधित। अशोक का धम्म क्या है? तो सार्वभौमिक धर्म है, सभी धर्मों का क्या है?
सार संग्रह है। ठीक है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म तो बौद्ध धर्म है, लेकिन जनता के लिए उसने अप्लाई नहीं किया। अशोक के जो अभिलेख है उसके अंदर भी ध्यान रखना 14 शिलालेखों की विषय वस्तु क्या है, इस तरह का एक प्रश्न बनेगा। एक अशोक के उत्तराधिकारियों में भी जाना कि अशोक के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है, अशोक के समान अशोक के उत्तराधिकारियों में किसने अशोक के समान उपाधि धारण की थी। इसके अलावा एक चैप्टर जो जोड़ा गया है वो क्या जोड़ा गया है, सल्तनत काल। और सल्तनत काल के अंदर भी ध्यान रखना कि इनकी जो है आप कौन सा प्रशासन पढ़ना, एक तो प्रशासन वाला पार्ट और एक जो है वो किससे संबंधित बातें पढ़ेंगे आप, राजस्व सिस्टम से संबंधित, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे दीवाने बंदगान किसने बनाया, दीवाने वकूफ किसने बनाया है, ठीक है, अमीर कोही की स्थापना किसने की है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे दीवाने विजारत जो है वो विभाग किसने स्थापित किया है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास कौन सा काल है, मुगल काल। मुगल काल में यहां फोकस करना आप लोग, एक तो स्थापत्य, एक जो इनकी जो है चित्रकला, एक जो है संगीत कला, इसके अलावा एक बातें जो हैं इनकी आप क्या देखना, प्रशासन, और प्रशासन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट देखना कौन सी व्यवस्था, तो प्रशासन के अंदर जो व्यवस्था देखना वो कौन सी व्यवस्था है, मनसबदारी व्यवस्था है। यहाँ से आपको 100% एग्जाम के अंदर प्रश्न जो है मिलेंगे। और इसके साथ अबुल फजल की अकबरनामा के ऊपर डिस्कस करके जाना, अकबरनामा किस भाषा में है, कब से कब तक इसका लेखन हुआ है। अकबरनामा जो 3 भागों में है, इसका तीसरा भाग आयन अकबरी वापस आगे जाके 5 भागों में है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, इसका फारसी ट्रांसलेशन किसने किया, यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। और उसके बाद आपके पास एक पार्ट दिया गया जो है वो सीधा ये है कि 1885 से लगा के 1947 भारत से संबंधित क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें पूरा किसका इतिहास आता है, गांधी जी का किसका इतिहास कवर होता है, कांग्रेस का बहुत सारे हमें किनके नाम भी देखने को मिलते हैं, क्रांतिकारी, और बहुत सारे हमें क्या देखने को मिलते हैं, राजनीतिक संगठन। और गांधी जी से संबंधित 3 आंदोलन तो आपको कंठस्थ करने ही है, असहयोग, सविनय अवज्ञा और एक भारत छोड़ो आंदोलन। और सविनय अवज्ञा में ध्यान रखना दांडी यात्रा के बारे में जिक्र एग्जाम में इस बार हो सकता है। कांग्रेस के अधिवेशन कब, कहां, किसकी अध्यक्षता में, कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया, कहां स्वराज को लक्ष्य बनाया गया, मौलिक अधिकारों की मांग, गांधी जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस की स्थापना कब, कहां, किसने वगैरह उसकी अध्यक्षता, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और एक चैप्टर जो आपके जोड़ा रखा कि राजस्थान इतिहास के अंदर इसको हम पढ़ लेते हैं, तो किसके ऊपर बात करनी है, पृथ्वीराज चौहान, और कौन से नंबर है ये, 3rd नंबर। एक राजस्थान के इतिहास का टॉपिक आपके इंडियन हिस्ट्री के अंदर इन्होंने रख दिया है, तो तराइन के युद्ध की कहानियां। और तराइन के युद्ध के बाद जो है पृथ्वीराज के साथ क्या हुआ, 4 फैक्ट हमने लिखा था कि एक तो दशरथ शर्मा से संबंधित फैक्ट है, एक हसन निजामी से संबंधित है, एक चंद्रबरदय से संबंधित है, एक मीनाज सिराज से संबंधित है। ठीक है, और इसके अलावा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगह लिखा है कि पृथ्वीराज ने गौरी को कितनी बार हराया, वहां से भी एग्जाम में एक प्रश्न है। और पृथ्वीराज के बारे में ध्यान रखना कि इसको राय पिथौरा मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा है, इसके घोड़ी का नाम जो था वो नाट्य रंभा, पिता कौन, पापा कौन, पिता कौन, माता कौन, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इसके सेनापति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इनके दरबार में कौन दरबारी था या नहीं था। गुजरात के राजा से संघर्ष वाली कहानी आप याद रखना कि गुजरात के राजा से किस, ये भीमदेव सेकंड से संघर्ष करते हैं, क्यों करते हैं, कब से कब तक संघर्ष करते हैं। और इसके अलावा जो इनकी जो लड़ाई झगड़े हैं, जैसे गुड़गांव का युद्ध पहले आया, बाद में भंडारनाथ जाति का दमन, बाद में महोबा का युद्ध करते हैं परमड़ देव से, फिर गुजरात के राजा भीमदेव से लड़ते हैं, लास्ट में तराइन का युद्ध भी करते हैं। तो ये सारी बातें आपको क्या है वो याद रखनी है। देखो सारा इतिहास तो पढ़ाने से रहा, लेकिन एग्जाम में किस लैंग्वेज से प्रश्न बन सकता है, तो हम केवल उसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इस बार इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक आपके रिट के अंदर कम रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं जस्ट डबल आ रहे हैं। टॉपिक 8 या 7 ही है, लेकिन प्रश्न आ रहे कितने, 15 प्रश्न जो देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा डेप्थ पूछे। डेप्थ का मतलब ये नहीं होता कि कठिन पूछेगा, डेप्थ का मीनिंग होता पूछेगा आसान है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से जाके क्या है वो उस चीज को क्या है पूछने वाला। तो हमने तो क्लासरूम के अंदर इनफ मैटर लिखा हुआ है, बस टॉपिक कम पढ़ने हैं। और टॉपिक ज्यादा होते हैं, अगर ऊपर से पूछता तो बात तो की हुई है। तो टॉपिक कम पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में जो है एरिया इसका थोड़ा सा वाइड रहेगा। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और भगवान करे आप सब अपने सफलता की ओर अग्रसर हो।